नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड के जलवायु को समझने का प्रयास करेंगे। यदि आप लोगों को झारखंड के भूगोल के संबंध में सिलसिलेवार और बृहद जानकारी चाहिए तो मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट झारखंड के भूगोल को आप देख सकते हैं तथा झारखंड के भूगोल से संबंधित जो भी स्टडी मटेरियल है, यदि उसे पीडीएफ के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके फ्री ऑफ कॉस्ट उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज के सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं और झारखंड की जलवायु को समझने का प्रयास करते हैं। तो यदि हम लोग झारखंड की जलवायु को देखें तो उस पर सर्वाधिक जो प्रभाव है वो छोटा नागपुर के पठारी भूभाग का है। यहाँ ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं तो झारखंड का विस्तार है वह 21 डिग्री से लेकर के 25 डिग्री 21 से डिग्री से लेकर के 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य झारखंड स्थित है, जिसके कारण झारखंड उष्ण कटिबंध में स्थित है। ध्यान रखिएगा, झारखंड उष्ण कटिबंध में स्थित है और समुद्र से निकटता के कारण, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो पूर्वी सिंहभूम का क्षेत्र है यह समुद्र से सर्वाधिक निकटवर्ती क्षेत्र है, तो समुद्र से निकटता के कारण झारखंड का यह प्रदेश मानसूनी वर्षा से भी यह प्रभावित क्षेत्र है। इस प्रकार यदि हम लोग झारखंड की जलवायु को समझे तो झारखंड की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। ध्यान रखिएगा, झारखंड की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु झारखंड की है। कारण क्या है? तो पहला, झारखंड उष्ण कटिबंध में स्थित है और दूसरा, समुद्र से निकटता के कारण यहाँ की जो जलवायु है उस पर मानसून का अत्यधिक प्रभाव रहता है। परंतु यहाँ पर मानसूनी क्षेत्र में स्थित होने के बावजूद झारखंड में जो वर्षा का वितरण है वह अत्यंत ही अनिश्चित है तथा वह असमान है। तापमान की यदि बात करें तो तापमान में सामयिक विषमताएं दिखाई पड़ती हैं। तापमान पर सामयिक विषमताएं यहाँ दिखाई देती है। एक तरफ यदि हम लोग देखें तो नेतरहाट क्षेत्र का जो मेरा टेम्परेचर है वो काफी कम होता है। वहीं यदि हम लोग पलामू और गढ़वा वगैरह की बात करें या झारखंड के उत्तरी क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर तापमान अत्यधिक ज्यादा होता है। वहीं यदि हम लोग देखें पूर्वी सिंहभूम की जलवायु तो यहाँ पर समुद्र की निकटता के कारण या जो हमारा गंगा का मैदान है इस क्षेत्र में यहाँ पर तापमान में अत्यधिक विभिन्नताएं हम लोग को दिखाई देती है। सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं कि झारखंड की जो यह जलवायु है इसे प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो पहला कारण है झारखंड की अक्षांशीय स्थिति। चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो कर्क रेखा है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा के रूप में जानते हैं और कर्क रेखा जो है वह झारखंड के मध्य से होकर के गुजरती है। ध्यान रखिए, कर्क रेखा झारखंड के मध्य से होकर के गुजरती है, लगभग मध्य से गुजर जाती है ये। और किस किस जिलों से होकर के गुजरती है? तो सर्वप्रथम है मेरा लातेहार, उसके पश्चात गुमला, लोहरदगा, रांची, रामगढ़ और बोकारो। ये 6 जिले जो हैं इनसे होकर के कर्क रेखा गुजरती है और कर्क रेखा का प्रभाव झारखंड की जलवायु पर सर्वाधिक पड़ता है। यहाँ एक तथ्य मैं और रिपीट कर देना चाहूंगा कि बोकारो के, ध्यान रखिएगा, बोकारो के झालवर्दा, यहाँ नीचे जो एरिया है कर्क रेखा जहां से गुजरती है बोकारो से, यह झालवर्दा का इलाका है। ध्यान रखिएगा, झालवर्दा से होकर के गुजरती है कर्क रेखा। इसके अतिरिक्त यदि देखें तो कर्क रेखा झारखंड के नेतरहाट, ओरमांझी, कांके, गोला, किसको, नेतरहाट आपका लातेहार में है, ओरमांझी, कांके ये आपका रांची में है, गोला रामगढ़ में है, किसको लोहरदगा में है। इसके अतिरिक्त गोपालपुर, गोसाइडी, मुरहुलमुदी और पोखन्ना से होकर के ये गुजरती है। ये कुछ प्रमुख स्थान है जहां से झारखंड में कर्क रेखा गुजरती है। दूसरा कारक है समुद्र से निकटता। चूंकि हम लोग जानते हैं कि झारखंड जो है वह बंगाल की खाड़ी से अत्यधिक निकट है और इसका जो यह डिस्टेंस है पूर्वी सिंहभूम का 100 किलोमीटर के भीतर है, लगभग 90 किलोमीटर के डिस्टेंस पर झारखंड है। समुद्र के निकट स्थित होने के कारण सिंहभूम क्षेत्र और यहाँ हमारा धनबाद, सिंहभूम और धनबाद का जो क्षेत्र है वहां पर पर्याप्त आर्द्रता हमेशा बनी रहती है। तीसरा प्रमुख कारण है कि उच्चावच। झारखंड को हम लोग जानते हैं कि झारखंड एक पठारी प्रदेश है
जिसकी जो ऊंचाई है 760 मीटर है। औसत ऊंचाई की बात करें तो 760 मीटर है। वहीं नेतरहाट के पठार की यदि हम लोग बात करें तो पाट क्षेत्र का जो ऊंचाई है 1000 मीटर से अधिक है। वहीं जो हमारा उत्तरी और दक्षिणी बाह्य पठार है इसकी ऊंचाई, औसत ऊंचाई जो है वो 300 मीटर, या संथाल परगना का जो उच्च भूमि है इसका ऊंचाई 300 मीटर के आसपास या इससे कम है। इसका जो प्रभाव है झारखंड की जलवायु पर पड़ता है। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग देखें तो झारखंड के पाट क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में 2 जिले हैं, गढ़वा एक और दूसरा मेरा पलामू। तो गढ़वा और पलामू जो है यहाँ पर पाट क्षेत्र के कारण वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ते हैं। चूंकि झारखंड में जो वर्षा होती है वो मूल रूप से मानसूनी वर्षा होती है और बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है उससे वर्षा पूर्वी क्षेत्रों में हो जाती है। पूर्वी क्षेत्रों में हो जाएगी वर्षा, परंतु उत्तर पश्चिमी भाग जो होता है यहाँ पर यह वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। और यह जो इलाका है गढ़वा और पलामू, यह जो 2 जिले हैं ये झारखंड के सूखा प्रभावित क्षेत्र में भी ये आते हैं। इसके पश्चात तीसरा जो चौथा कारक जो होगा मेरा वह होगा वानस्पतिक आवरण, यानी जंगलों की सघनता। चूंकि हम लोग जानते हैं कि झारखंड के कुल भूभाग का 29.76%, ध्यान रखिएगा 29.76% 2021 की वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर है कि झारखंड में जंगल पाए जाते हैं। तो यह जो वानस्पतिक आवरण है इसकी सघन उपलब्धता के कारण पेड़ पौधे बाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिक करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो हमारा वातावरण है झारखंड का उसमें पर्याप्त नमी या आर्द्रता बनी रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण झारखंड का जो औसत तापमान है वह 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक बना रहता है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड झारखंड का औसत तापमान है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसके पश्चात एक अन्य कारक है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ जिसे हम लोग पश्चिमी उत्तरी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नाम से जानते हैं। यह जो है भूमध्य सागर, ध्यान रखिएगा भूमध्य सागर में उठने वाला चक्रवाती तूफान है और यह जो है स्थल खंड से होते हुए भारत में उत्तर पश्चिम दिशा से प्रवेश करती है, जिससे झारखंड का यह प्रदेश भी प्रभावित होता है। और झारखंड में दिसंबर से लेकर के आपका फरवरी माह तक जो वर्षा होती है इसी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है। इसके अतिरिक्त इसके कारण दिसंबर से जनवरी का जो माह होता है झारखंड में सबसे शीतलतम माह के रूप में जाना जाता है और इस समय झारखंड में शीतलहरी की स्थिति बनी रहती है तथा कहीं कहीं तापमान जो होगा वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि झारखंड जो है पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित होने वाला क्षेत्र है। इसके पश्चात अब हम लोग झारखंड की ऋतुओं को समझने का प्रयास करेंगे। तो झारखंड में सर्वप्रमुख ऋतु है ग्रीष्म ऋतु, जिसका आगमन मार्च में होता है और यह मध्य जून तक ग्रीष्म ऋतु बनी रहती है। ग्रीष्म ऋतु के दौरान सर्वाधिक जो औसत तापमान है वह मई महीने में होता है और मासिक औसत तापमान जो है झारखंड का 29 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि झारखंड का जो औसत तापमान है, झारखंड का औसत तापमान वह 25 डिग्री होता है। ध्यान रखिएगा झारखंड का औसत तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वहीं ग्रीष्म ऋतु में जो तापमान है वह 29 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य बना रहता है। और राज्य का जो सर्वाधिक गर्म महीना है वह है मई का महीना, जब अधिकतम तापमान झारखंड का 40 डिग्री सेंटीग्रेड या उसके पार चला जाता है। झारखंड की जो उत्तरी सीमा है, जो बिहार से सटे हुए क्षेत्र हैं, इस सीमा पर लू का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अब यहाँ लू का प्रभाव आखिर समाप्त क्यों होता है? तो हम लोग जानते हैं कि जब हवाएं गर्म होती है तो हवा गर्म होकर के ऊपर वायुमंडल की ओर उठती हैं और ऊपर उठ करके यह जो वायु होगी यह ठंडी हो जाएगी। और झारखंड के जो बाह्य पठार है उसकी जो ऊंचाई अगर हम लोग देखें तो 300 मीटर के आसपास है। तो यहाँ जो वायु, गर्म वायु ऊपर उठी, यह ठंडी हो गई और ठंडी होने के कारण जो लू का प्रभाव है गर्मी के मौसम में वह झारखंड में नहीं देखा जाता है। परंतु वर्तमान समय की यदि हम लोग बात करें तो झारखंड में भी लू का प्रभाव देखा जाता है और मौसम विभाग के द्वारा झारखंड में लू की चेतावनी भी जारी की जाती है। राज्य का सबसे गर्म स्थल जो है आपका जमशेदपुर है। ध्यान रखिएगा राज्य का सबसे गर्म स्थल जो है
वह जमशेदपुर है। इसका कारण है कि जमशेदपुर में कल कारखानों की अधिकता के कारण यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो अत्यधिक ज्यादा होता है। यदि ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो तापमान में सर्वाधिक जो वृद्धि होती है वह पलामू जिले में होती है, और तापमान में सबसे कम वृद्धि होगी वह सिंहभूम में होती है। सिंहभूम में सबसे कम वृद्धि और पलामू में सर्वाधिक वृद्धि होती है तापमान में। वहीं उत्तर पूर्वी भाग में संथाल परगना की ओर यदि हम लोग चलें तो इस समय निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पश्चिम से पूर्व दिशा में हवा प्रवाहित होती है तथा इस काल में अप्रैल के महीने में पश्चिम बंगाल की खाड़ी से उठने वाली जो हवाएं हैं उन हवाओं के द्वारा इस क्षेत्र में वर्षा होती है, जिसे हम लोग नॉर्वेस्टर के नाम से जानते हैं। अगर स्थानीय रूप से हम लोग देखें तो झारखंड में नॉर्वेस्टर को काल बैसाखी या फिर इसे आम्रझारी भी कहते हैं। स्थानीय स्तर पर नॉर्वेस्टर से होने वाली वर्षा को हम लोग आम्रझारी या काल बैसाखी के नाम से भी जानते हैं। मानसून पूर्व अगर सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो वह धनबाद एवं दुमका जिले में होती है। सर्वाधिक वर्षा धनबाद में और दूसरे स्थान पर दुमका जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है ग्रीष्म ऋतु के दौरान। यदि झारखंड में विभिन्न स्थानों के तापमान की बात करें तो जमशेदपुर का तापमान सर्वाधिक होता है, यह 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। वहीं धनबाद का तापमान 44.6 डिग्री के साथ धनबाद दूसरे स्थान पर है। इसके पश्चात डाल्टनगंज, रांची और हजारीबाग का स्थान आता है, जहां का तापमान झारखंड में सर्वाधिक होता है। ग्रीष्म ऋतु के पश्चात झारखंड में वर्षा ऋतु आरंभ होती है और यह मध्य जून से लेकर के अक्टूबर माह तक रहता है। इस समय जो है तापमान झारखंड का इसमें धीरे धीरे गिरावट देखी जाती है। तापमान में क्या होती है? गिरावट देखी जाती है तथा इस समय यहाँ पर एक निम्न वायु दाब का क्षेत्र बना रहता है। निम्न वायु दाब के क्षेत्र के कारण ही यहाँ पर जो मानसूनी हवाएं हैं वह आकर्षित होती हैं और झारखंड में वर्षा करती हैं। ध्यान रखिएगा, निम्न वायु दाब क्षेत्र की स्थिति उत्पन्न होने के कारण झारखंड में मानसूनी वर्षा होती है। यदि वर्षा की हम लोग बात करें तो झारखंड एक मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र है। झारखंड भारत में मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र है तथा यह जो वर्षा है मूल रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखा है, एक शाखा बंगाल की खाड़ी से आती है और दूसरी शाखा जो है आपका अरब सागर से आती है। एक शाखा बंगाल की खाड़ी से और दूसरी शाखा अरब सागर से आती है और इन दोनों शाखाओं के द्वारा झारखंड वर्षा प्राप्त करता है। यदि वर्षा के प्रतिरूप का पैटर्न हम लोग देखें झारखंड में तो ध्यान रखिएगा कि दक्षिण से उत्तर, झारखंड में जो वर्षा है दक्षिण से उत्तर की ओर हम लोग बढ़ेंगे तो वर्षा की मात्रा में कमी आएगी। वहीं पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो उस स्थिति में भी वर्षा की मात्रा में कमी आएगी या इसमें गिरावट देखी जाती है। परंतु यहाँ पर दोनों में आपका अपवाद प्राप्त हो जाएगा कि झारखंड में सर्वाधिक वर्षा नेतरहाट में होती है और सबसे कम वर्षा जो है दक्षिणी क्षेत्र में स्थित चाईबासा के मैदान में होती है। ध्यान रखिएगा, चाईबासा के मैदान में सबसे कम वर्षा और नेतरहाट में सबसे ज्यादा वर्षा। वहीं यदि हम लोग जिले की बात करें तो सर्वाधिक जो वर्षा होती है वह वर्षा हजारीबाग जिले में होती है। हजारीबाग जिले में झारखंड में सर्वाधिक वर्षा होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। और झारखंड में वर्षा की मात्रा में आखिर ये भिन्नता पाई क्यों जाती है? तो इसका स्थानीय प्रभाव है और वह कारण है ऊंचाई में भिन्नता। ऊंचाई में भिन्नता के कारण झारखंड में वर्षा की मात्रा में भिन्नता पाई जाती है। यदि औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो झारखंड में 130 से 140 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है। मूल रूप से इसे हम लोग मान करके चलते हैं 140 सेंटीमीटर या 1400 मिलीमीटर। ध्यान रखिएगा, झारखंड में जो औसत वार्षिक वर्षा है उसे 140 सेंटीमीटर या 1400 मिलीमीटर माना जाता है। 2021 की यदि हम लोग बात करें तो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला पूर्वी सिंहभूम था। पूर्वी सिंहभूम 2021 में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला था। और झारखंड में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जो स्थान है हमारा वो कौन सा है? तो नेतरहाट, जो कि लातेहार में पड़ता है। यहाँ पर जो वर्षा है औसत वार्षिक वर्षा वह 180 से
200 सेंटीमीटर के मध्य रिकॉर्ड की जाती है। इसका मूल कारण क्या है? तो इसका मूल कारण है आपका ऊंचाई। ऊंचाई के कारण लातेहार के नेतरहाट में सर्वाधिक वर्षा होती है। वही हम लोग देख चुके हैं पूर्व में कि सबसे कम वर्षा चाईबासा के मैदान में होती है। झारखंड में सबसे कम वर्षा जो है चाईबासा के मैदान में होती है। वर्षा ऋतु के उपरांत झारखंड में शीत ऋतु का आगमन होता है और यह नवंबर से फरवरी माह तक रहती है। झारखंड की ऊंचाई के कारण झारखंड में जो शीत ऋतु है मैदानी राज्यों की तुलना में पहले प्रारंभ हो जाती है और यहाँ पर मैदानी राज्यों की तुलना में ठंड का प्रभाव भी अधिक रहता है। कभी कभी यदि हम लोग देखें तो जनवरी माह का जो तापमान है वह 7.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है और झारखंड में इस समय पश्चिमी उत्तरी विक्षोभ या जिसे हम लोग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसका ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया था उसके कारण यहाँ पर वर्षा होती है। शीत ऋतु में झारखंड का जो औसत तापमान है वह 16 डिग्री सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है और तापमान में सर्वाधिक कमी देखी जाती है वह डाल्टनगंज में देखी जाती है। डाल्टनगंज या मेदिनीनगर, याद रखिएगा, डाल्टनगंज या मेदिनीनगर में देखी जाती है तापमान में सर्वाधिक कमी और यह मेदिनीनगर पलामू जिले में स्थित है। इस काल में तापमान में सबसे कम कमी धनबाद में होती है। टेम्परेचर डिफरेंस की बात की जा रही है कि तापमान में सबसे जो टेम्परेचर डिफरेंस है सबसे कम कहाँ पे पाया जाता है तो वह धनबाद जिले में पाया जाता है। सर्वप्रथम शीत ऋतु का जो आगमन होता है वह पलामू जिले में होता है। ध्यान रखिएगा, पलामू जिले में झारखंड में सबसे पहले शीत ऋतु का आगमन होता है। पलामू जिले में शीत ऋतु का सबसे पहले आगमन होता है और सबसे अंत में शीत ऋतु का आगमन जो है आपका वह धनबाद जिले में होगा। वह धनबाद जिले में शीत ऋतु का आगमन सबसे अंत में होता है। सर्वाधिक शीतल महीना कब होता है तो जनवरी महीने का, जब टेम्परेचर 7.5 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास चला जाता है। झारखंड में सर्वाधिक आर्द्र महीना या आर्द्रता किस महीने में सबसे अधिक होती है तो सितंबर के महीने में आर्द्रता संपूर्ण झारखंड में सर्वाधिक होती है और राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान लातेहार में नेतरहाट है। नेतरहाट के मंगोलिया पॉइंट का जो तापमान है वो सबसे कम आंका जाता है झारखंड में। तो आज का जो ये झारखंड के जलवायु से संबंधित पार्ट 1 का सेशन था यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन से आप लोगों को लाभ हुआ होगा। यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो वीडियो को अपने ग्रुप्स और मित्रों के साथ भी शेयर करें तथा लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।